एग्जाम्पल एग्जाम्पल चल रहे थे ना, उसी में फिर अगला एग्जाम्पल करना। एग्जाम्पल, हाँ 1 मिनट रोक दो, यहाँ 1 मिनट रोक दो। एग्जाम्पल में लिखना, इफ कैपिटल G is the collection of all 2x2 matrices with integer entry, ठीक, ऑपरेशन एडिशन के साथ, ठीक, इस गिवन ग्रुप then following mappings are automorphism of capital G। ऑटोमॉर्फिज्म जितने भी होते हैं वो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के बीच में होते हैं, अदर ग्रुप में तो होते नहीं। तो ये एक ग्रुप को चुन रहे हैं, ग्रुप है 2x2 की मैट्रिसेस का कलेक्शन, लेकिन ये 2x2 की जितनी भी मैट्रिक्स हैं इनकी एंट्रीज कैसी होंगी, जेड। तो कह रहे हैं अगर इस ग्रुप से इसी ग्रुप पर आप मैप लेते हो तो नीचे जितनी भी मैपिंग लिख रहे हैं ये हर एक मैपिंग एक ऑटोमॉर्फिज्म, मतलब जी से जी में एक आइसोमॉर्फिज्म होगी। पहली मैपिंग ये ले रहे हैं, पहला मैट्रिक्स A गोज टू इट्स ट्रांसपोज A टू A ट्रांसपोज, पहला तो ये दे रहे हैं। दूसरा, अब पता है ये लोग ना स्टैंडर्ड लिख रहे हैं, हम लोग जैसे लिखते हैं ना फाई मैपिंग फाई ऑपरेट ऑन A रिजल्ट विल बी A ट्रांसपोज, जैसे इसको हम लोगों को लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे फाई मैपिंग फ्रॉम G टू G डिफाइंड एज, लिखना मत इसको, डिफाइंड एज व्हेन फाई ऑपरेटेड ऑन A रिजल्ट विल बी A ट्रांसपोज, हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये लोग सीधे लिखते हैं A गोज टू A ट्रांसपोज, ठीक। ये मैपिंग भी एक आइसोमॉर्फिज्म होगी, मतलब ऑटोमॉर्फिज्म होगी। दूसरा, मैट्रिक्स A गोज टू माइनस A, और तीसरा C, मैट्रिक्स कैपिटल A गोज टू K इंटू कैपिटल A, लेकिन अब की बार शर्त है K आपका आर्बिट्री कांस्टेंट तो होगा लेकिन जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर K जीरो हो गया तो जितनी भी मैट्रिसेस होंगी उन सब पर जीरो का मल्टीप्लाई होकर वो नल मैट्रिक्स बन जाएंगे, तो ये मैनी टू वन का केस हो जाएगा। इसीलिए K के बारे में बता देना, वेयर जहां पर वेयर K is an arbitrary but fixed non-zero element of Z। चूंकि सारी एंट्री इंटीजर ही रहनी चाहिए तो इसलिए K को भी मजबूरी में क्या होना पड़ेगा, इंटीजर ही होना पड़ेगा। अब वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन करना होगा तो इसमें किसी भी एक मैपिंग को उठा करके वेरिफिकेशन किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे हम हल्का फुल्का ऐसे दिखा दे रहे हैं, लिखना बिल्कुल मत। जैसे अगर आपको कहना हो ये मैपिंग 1-1 है, तो 1-1 है तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है तो उसका ट्रांसपोज एक यूनिक मैट्रिक्स आएगी, ट्रांसपोज तो बदल सकता नहीं है। आप एक मैट्रिक्स चुनोगे, लेट मैट्रिक्स A1 A2 A3 A4, क्यों? क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है और जिसमें से हर एक AI कौन है, इंटीजर। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो दिस मैट्रिक्स गोज टू A1 A2 A3 और A4। अच्छा, ट्रांसपोज लेने पर ऐसा तो है नहीं कि इंटीजर नॉन इंटीजर बन जाएंगे, इंटीजर ही रहेगा। तो इसका मतलब दिस गोज टू दिस, मैपिंग आपकी कैसी होगी, मैपिंग कैसी होगी, वेल डिफाइंड होगी। अभी वेल डिफाइंड, अभी 1-1 नहीं। 1-1 में क्या माना जाए, 1-1 में हम दो इमेज को कैसा मानेंगे, बराबर मानेंगे, और दो इमेज बराबर मान करके एलिमेंट को क्या निकालेंगे, बराबर निकालेंगे। तो अभी तो हम केवल इतना दिखा रहे हैं कि आपकी मैपिंग वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि जब ये यहां पर मैप होगा तो अंदर की चीजें बदलेंगी नहीं, इंटीजर ही रहे। अब हम मान लेते हैं, माना दो मैट्रिक्स के लिए इमेजेस आपस में बराबर आती हैं, फिर शुरू हो गए नहीं जैसे टी इमेज ऑफ, फिर हम टी क्यों कह रहे हैं, अब हम सीधे ना कर दें, लेट माना, करना तो मुझको पड़ेगा वही, हम उसी से बने हैं, फाई ऑफ A1 A2 A3
A4, ये एक मैट्रिक्स है और ये बराबर है फाई इमेज ऑफ, इधर से B1 B2 B3 B4, इमेज को हम लोगों ने बराबर मान लिया, मैट्रिक्स को बराबर दिखाना है, तो ये आएगा कितना, ये आएगा A1 A3 A2 A4, ये मैट्रिक्स आएगी, ट्रांसपोज ले लिया, और दिस इज इक्वल टू ये कितनी आएगी B1 B2 B3 और B4, ये आए, और करस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर करें तो A1 बराबर B1, यानी अंदर के ये दोनों हिस्से बराबर हो गए। इसके बाद फिर A2 बराबर B2, तो लो ये बराबर हो गए। इसके बाद A3 बराबर B3, तो चलो ये वाले बराबर हो गए, और A4 बराबर B4, ये बराबर हो। तो हमने इमेज को बराबर माना, और इमेज बराबर मानने से मैट्रिक्स भी आपस में क्या मिल रहे हैं, बराबर, इक्वल इमेजेस गिव इक्वल एलिमेंट। इसका मतलब मैपिंग हमारी कैसी हो गई है, 1 1। आंटो के लिए तुम कोई भी एक मैट्रिक्स चुनो, उसका ट्रांसपोज आपके ही डोमेन में मौजूद होगा, क्योंकि 2x2 की इंटीजर मैट्रिक्स, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें एक मैट्रिक्स, कोई भी एंट्री बोल दो जो तुम लोगों का मन कहे, कोई भी बोल दो, जनरल ले लें, लेट माना मैट्रिक्स A1 A2 A3 A4 बिलोंग टू कैपिटल G, लेकिन सबसे पहले अब ये G कौन सा होगा, कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक। तो देयर एग्जिस्ट, यहां मौजूद होगी एक मैपिंग, कौन सी, A1 A2 A3 A4, और ये कहां पर होगा, बिलोंग टू कैपिटल G, ये डोमेन, और ये इस तरीके से होगी सच दैट कि जब फाई ऑपरेट करेगा किस पर, इन पर A1 A2 A3 और A4 पर, तो इसका ट्रांसपोज करके क्या यही मैट्रिक्स देगा कि नहीं देगा, तो यानी कि को डोमेन में चुनी गई इस मैट्रिक्स के लिए डोमेन में इसका ट्रांसपोज मौजूद है। आपकी मैपिंग कैसी हो गई, आंटो। रही बात ऑपरेशन प्रिजर्विंग की, तो ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का है, वो प्रिजर्व रहेगा, वो भी देख लेते हैं। A1 A2 A3 A4, एक मैट्रिक्स ये हो गई, इसमें हम जोड़ दे रहे हैं B1 B2 B3 B4, ये मैंने जोड़ दिया, और अब इसके ऊपर फाई को ऑपरेट करा रहे हैं। तो पहले एलिमेंट को ऑपरेट करके इमेज निकाल रहे हैं, ये आएगा कितना, दिस इज इक्वल टू फाई इमेज ऑफ A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 और फिर A4 प्लस B, ये है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा तो अपने पास कितना आएगा, A1 प्लस B1 और फिर ये आ जाएगा A2 प्लस B2, ये ऊपर जाएगा A3 प्लस B3 और A4 प्लस B4, ये बना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके दो मैट्रिक्स के फॉर्म में, A1 A2 A3 A4, ये, और प्लस अगली मैट्रिक्स B1 B2 B3 और B4 लिख सकते हैं। अब फिर गौर करो, इस मैट्रिक्स को अगर तुम देखो, क्या ये नहीं लिखा है, फाई इमेज ऑफ A1 A2 A3 A4, हाँ या ना, तो और फिर प्लस फाई इमेज ऑफ B1 B2 B3 B4, यही लिखा गया है। तो फाई इमेज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फाई इमेज ऑफ अल्फा प्लस फाई इमेज ऑफ ऑपरेशन प्रिजर्विंग। सेम सिचुएशन क्या इन दोनों के साथ भी दिखाई जा सकती है, और हमको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, याद रहेगा। टेक्नोलॉजी हाई होनी चाहिए, अपना एक क्लोन होना चाहिए, जिसको जब ज्यादा जरूरत पड़े तो वही क्लोन को भेज दो, अपना काम अपना करते रहो, तब ज्यादा सही होता है, नहीं तो इससे लोग परेशान करते रहते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, हेडिंग डाल देना, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, कुछ नहीं, सिंपल से स्टेटमेंट, हम जानते हैं अगर किसी सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है तो वो हमेशा ऑटोमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाएगा। अब एक ग्रुप से उसी ग्रुप में जितने आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड हो सकते हैं उन सबको इकट्ठा कर लो, वो कलेक्शन एक ग्रुप बनाता है जिसको हम ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप के नाम से जानते हैं। लिखना इसमें थ्योरम है, थ्योरम फॉर एनी ग्रुप कैपिटल जी, for any group, for any group capital G, the set of all, the set
ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ कैपिटल जी फॉर एनी ग्रुप कैपिटल जी, किसी भी दिए गए ग्रुप कैपिटल जी के लिए द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, जी से जी में जितने भी आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड हो सकते हैं उन सब का कलेक्शन, ठीक, दैट इज, अर्थात जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑटो ऑफ जी, ऑटो ऑफ जी इज अ ग्रुप, ये एक ग्रुप होता है, इज अ ग्रुप अंडर, is a group under the operation of composition, under the operation of composition of mapping, operation of composition of mappings, composition of mappings, ठीक, नोट कर लो। This group is known as automorphism group. This group is known as automorphism of G. Automorphism of capital G. या तुम लोग पूरा पूरा लिख देना, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। अब अगर इसको प्रूफ करना हो, अपने को प्रूफ करने की जरूरत यहां पर नहीं है, ठीक है, सेमेस्टर में ऑलरेडी तुम लोगों को प्रूफ कराई ही है। अगर इसको प्रूफ करना हो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पहली बात तो ये कभी भी इम्पटी नहीं हो सकता है, ठीक, प्रूफ कर लिखना मत, जिनको दिक्कत लगे वो लोग भले कर सकते हैं। जैसे आयुष तुम लोग ऑटोमॉर्फिज्म नहीं पढ़े, इन लोगों को सेमेस्टर में पढ़ा दिए हैं, ठीक, तो अगर तुमको लिखना होगा तो लिखे ना, हम हल्के फुल्के में इसको चला दे रहे हैं ऐसे ही। हाँ, सबसे पहला जो आपका होगा प्रूफ में दिखा दे रहे हैं, प्रूफ सिंस या क्लियरली the automorphism of G does not equal to phi, ये सेट कभी भी इम्पटी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के बीच में कोई और आइसोमॉर्फिज्म हो ना हो, आइडेंटिटी तो होगा ही होगा। as identity map is always an automorphism always an automorphism from G to G, ठीक। अब सबसे पहली बात जो आती है वो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम जानते हैं लेट ऑटोमॉर्फिज्म है ना, तो हम कह सकते हैं लेट F1, F2 बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ कैपिटल G। अच्छा, अगर F1, F2 ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G में है तो इसका मतलब F1, F2 दोनों आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म में दोनों कौन होंगे, 1 1 होंगे, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट F1 and F2 both are 1 1 and onto, ये दो के दोनों कैसे होंगे, 1 1 होंगे और आंटो होंगे। अच्छा, अगर ये दोनों 1 1 आंटो होंगे तो F1 कंपोजिशन F2 भी कैसा होगा, 1 1 आंटो होगा वो भी, तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 होगा, आंटो होगा और ऑपरेशन प्रिजर्विंग होगा। ये बात मानते हो कि नहीं? दो आइसोमॉर्फिज्म साथ आते हैं, तो रिजल्ट में आइसोमॉर्फिज्म ही मिलता है, हाँ या ना सेमेस्टर वालों? दो आइसोमॉर्फिज्म एक साथ आएंगे तो रिजल्ट में आइसोमॉर्फिज्म ही बनेगा, साथ, हाँ या ना? फंस गए तुम लोग, भूल गए इसका मतलब। क्लोजर कैसे दिखाएं? क्लोजर क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म की दुनिया से दो मेंबर लिए जाएंगे, F1 एक ऑटोमॉर्फिज्म, F2 दूसरा ऑटोमॉर्फिज्म, तो F1 कंपोजिशन F2 को आपको तीसरा ऑटोमॉर्फिज्म बनाना है, और ऑटोमॉर्फिज्म कोई तभी बनेगा जब वो 1 1 होगा, आंटो होगा,
1 1 होगा, आंटो होगा और ऑपरेशन प्रिजर्विंग होगा। बोलो। हाँ हाँ हाँ, 1 1 आंटो क्लियर है, होमोमार्फिज्म होगा, ये बात आपको साबित करनी पड़ेगी। 1 1 आंटो तो क्लियर है भाई, परमुटेशन है कि नहीं है? परमुटेशन क्या होता है? 1 1 आंटो मैप होता है, तो इसका मतलब आप जी के ही एलिमेंट को परम्यूट करो, 1 1 आंटो, इट इज अ परमुटेशन, इट इज आल्सो अ परमुटेशन, परमुटेशन कंपोजिशन परमुटेशन रिजल्ट विल बी परमुटेशन, ये बात तो तय है। तो एक बात तो तय है, F1 F2 बोथ आर 1 1 एंड आंटो, तो दिस इंप्लाइज दैट F1 कंपोजिशन F2 is also 1 1 onto, F1 परमुटेशन है, F2 परमुटेशन, तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा? परमुटेशन। लेकिन सिर्फ 1 1 आंटो होने से ही ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में नहीं चला जाएगा। कौन? F1 कंपोजिशन F2, इसको ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी होना पड़ेगा। तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? नाउ F1 कंपोजिशन F2 ऑपरेटेड ऑन, ये ऑपरेट करेगा किस पर? ऑपरेट करेगा, ये ऑपरेट करेगा X, और ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है ना, X Y, ठीक, इज इक्वल टू कितना होगा? F1 को बाहर रोको, ये आएगा F2 ऑपरेटेड ऑन XY, ठीक। यहां पर बता देते हैं वेयर, जहां पर x कामा y बोथ आर द मेंबर ऑफ आवर डोमेन कैपिटल जी। क्लियर हुआ? अब F1 को छिपा लो, F2 ऑपरेट कर रहा है XY पर, लेकिन F2 कौन है? आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म में तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग होगा, तो ये आपको क्या देगा? दिस इज इक्वल टू F1 को बाहर रोक लो, ब्रैकेट के अंदर में आया F2 ऑफ X कंपोजिशन F2 ऑफ Y। ये मिला कि नहीं मिला? लेकिन आप गौर करो, मैपिंग जो है F2 वो G से G में है, तो F2 ऑफ X किसका मेंबर हुआ? G का, यानी कोडोमेन। और F2 ऑफ Y किसका मेंबर हुआ? G का, यानी कोडोमेन। अब उसके मेंबर पर कौन ऑपरेट कर रहा है? F1, लेकिन F1 भी तो G पर एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब अब ये ऑपरेट करेगा, तो ये आपको देगा F1 F2 ऑफ X एक, और इधर से F1 F2 ऑफ Y, और यहां से अपने को मिल जाता है दिस इज इक्वल टू F1 कंपोजिशन F2 ऑपरेटेड ऑन X और F1 कंपोजिशन F2 ऑपरेटेड ऑन Y। आप बताओ, शुरुआत कहां से किए? F1 F2 ऑपरेटेड ऑन XY, रिजल्ट आया F1 F2 ऑफ X, F1 F2 ऑफ Y। क्या 1 1 ऑन्टो ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। आई बात है समझ में? क्लियर हुआ? रही बात एसोसिएटिविटी की, मैपिंग का कंपोजिशन हमेशा एसोसिएटिव होता ही होता है, दूसरी प्रॉपर्टी को होल्ड कर गई। आइडेंटिटी की, मुझको पता है आइडेंटिटी मैप मौजूद है इसके पास, शुरुआत में ही लिखे थे आइडेंटिटी मैप ऑलवेज एग्जिस्ट। तो आइडेंटिटी मैप जब है तो आप गौर करना, इसी F1 की जगह पर तुम आई कर दो, F1 की जगह कौन कर दो? आई, तो आई कंपोजिशन F2 कितना आएगा? F2 ऑफ XY, ये इतना रिजल्ट आएगा, लेकिन आइडेंटिटी तो कोई बदलाव करेगी नहीं, वो तो एज यूजुअल छोड़ देगी, तो इसका मतलब वही आइडेंटिटी मैप जो है वही आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? और 1 1 आंटो मैप है, तो इसका इनवर्स भी तो होगा, एवरी 1 1 आंटो मैप इज इन्वर्टिबल, तो सबका इनवर्स भी कौन होगा? 1 1 आंटो ही होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? और एफ, हम लोग शुरुआत में प्रॉपर्टी पढ़े हैं, अगर मैपिंग एफ आइसोमॉर्फिज्म होगा तो एफ इनवर्स भी क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म होगा। क्लियर हुआ? तो सबका इनवर्स जो भी आएगा वो भी एक ऑटोमॉर्फिज्म ही तो बना, और ऐसे में 1 1 हो गया, आंटो हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। क्या आपका ऑटो ऑफ जी एक ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया? क्लियर हुआ? मेरे को इसको और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, चलें आगे। चलो ये तो हो गया, ये करवाएंगे, ये तुम लोगों को करवा चुके हैं, इन लोगों के लिए इसको करवाना पड़ेगा। रखें
लिखना अगली थ्योरम, द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड, ठीक, इज अ साइक्लिक ग्रुप, is a cyclic group, is a cyclic group of order 2, ठीक, और अथवा find automorphism of Z, find automorphism of Z। पता है जेड कौन है? एक इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, ये हम लोग जानते हैं। जेड इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, उसके केवल दो जनरेटर हैं, पहला कौन है? 1 और दूसरा -1, दो जनरेटर। ये कह रहे हैं कि अगर आप जेड से जेड में आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड कर रहे हो, इंटीजर का सेट जेड विद ऑपरेशन एडिशन, इंटीजर का सेट जेड विद ऑपरेशन एडिशन, इन दोनों के बीच में हम एफ डिफाइंड कर रहे हैं, और एफ हमारा कौन है? एक आइसोमॉर्फिज्म है, एक आइसोमॉर्फिज्म। तो जब सेम ग्रुप से सेम ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म है, तो हम लोग इसको नया नाम क्या दे देते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म नाम दे देते हैं। ये कह रहे हैं कि द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड इज अ साइक्लिक ग्रुप। अगर आप जेड से जेड में जितने भी आइसोमॉर्फिज्म जा रहे हैं उनको आप इकट्ठा करो, तो वो कलेक्शन ऑटो ऑफ जेड एक साइक्लिक ग्रुप बनाएगा, और उसका ऑर्डर कितना होगा? 2। यानी जेड से जेड के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो आइसोमॉर्फिज्म ही डिफाइंड हो सकते हैं, और डिफाइंड नहीं हो सकते। अब मुझको एक बात पता है, इसका पहला आइसोमॉर्फिज्म कौन हो जाएगा? आइडेंटिटी मैप हो जाएगा, ठीक। दूसरा हम लोग सोच लेंगे दूसरा कौन है। अब अगर दो ही आइसोमॉर्फिज्म मिल रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑटो ऑफ जेड में सिर्फ और सिर्फ दो मेंबर निकल करके आए, पहला हो गया आइडेंटिटी और दूसरा हो गया F1। और मुझको ये पता है कि ग्रुप तो बनाता ही बनाता है, तो दो ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है? प्राइम ऑर्डर का, और प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड हमेशा कैसा होगा? साइक्लिक होगा। यही थ्योरम है। चलो प्रूफ करते हैं। लिखना, चूंकि जेड एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका केवल दो जनरेटर है, पहला 1 और दूसरा -1। प्रूफ, proof, since Z is a cyclic group, since Z is a cyclic group, Z is a cyclic group, since Z is a cyclic group with generators, with generators 1 and -1, जिसका जनरेटर केवल 1 और -1 है, ठीक। So any automorphism, so any automorphism, so any automorphism phi from Z to Z, from Z to Z, हम लोग जब प्रॉपर्टी लिखे थे इसी में पहली प्रॉपर्टी, जब ये एलिमेंट पर ऑपरेट कर रहा था तब, तो वहां पर देखो छठवीं प्रॉपर्टी जो थी वो शायद यही थी कि जनरेटर की मैप जनरेटर पर ही बनाएगा, यही तो था। तीसरी थी या चौथी थी? मेरे को नंबर नहीं याद है। तीसरी थी, चौथा था, हाँ चौथी प्रॉपर्टी थी। तो वहां पर लिखा गया कि जनरेटर की इमेज अगर बनेगी तो कहां पर बनेगी? जनरेटर पर ही बनेगी। तो इसका मतलब है अगर फाई जेड से जेड में एक आइसोमॉर्फिज्म होगा, तो यहां से 1 -1 की इमेज दूसरी तरफ अगर कहीं बनाएगा तो 1 -1 पर ही बनाएगा, कहीं और नहीं बनाएगा। लिखना इसी बात को। सो एनी ऑटोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम जेड टू जेड मैप, ये मैप करता है, मैप जनरेटर, मैप generators onto generators, onto generators, onto generators। ये जनरेटर को जनरेटर पर ही मैप करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट आइदर, या तो either the phi image of 1 is equal to 1
या तो जनरेटर 1 की इमेज को 1 पर भेजेगा और अथवा द फाई इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू -1, और या तो जनरेटर 1 की इमेज को कहां भेज देगा, -1 पर भेज देगा। केवल दो चॉइस इसके पास है, ठीक। और जब केवल दो चॉइस है तो ऑटोमॉर्फिज्म की संख्या भी कितनी निकल के आएगी, दो ही निकल करके आएगी। नोट कर लो। लिखें, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट देयर आर ओनली टू ऑटोमॉर्फिज्म, there are only two automorphism on z plus since, आगे लिखना कॉमा करके, since automorphism is completely determined, since automorphism is completely determined, ऑटोमॉर्फिज्म को पूर्णतः ज्ञात किया जा सकता है, determined by its effect on generators, फुल स्टॉप। ठीक, ये कह रहे हैं कि चूंकि फाई ऑफ 1 की इमेज 1 हो सकती है, फाई ऑफ 1 की इमेज -1, यानी जनरेटर के लिए आपके पास केवल और केवल दो चॉइस है, और किसी भी ऑटोमॉर्फिज्म को कंप्लीटली निकालने के लिए आपको केवल जनरेटर के बारे में पता होना चाहिए, जनरेटर कितने हैं एक तरफ, और जितने एक तरफ है उतने ही दूसरी तरफ होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो डोमेन कोडोमेन दोनों क्या होगा, सेम, और जनरेटर की मैप होगी किस पर, जनरेटर पर। इसलिए देयर आर ओनली टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जेड प्लस सिंस, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म इज कंप्लीटली डिटरमाइंड, आप किसी ऑटोमॉर्फिज्म को पूर्णतः निकाल सकते हो बाय इट्स इफेक्ट ऑन जनरेटर। अगर आपको जनरेटर पर उसका असर पता है कि वो जनरेटर पर कितना असर कर रहा है, तो आप उस ऑटोमॉर्फिज्म को कंप्लीटली डिटरमाइन कर सकते हो। लिखना इसके बाद लिखना, लेट माना, लेट, अच्छा ये वाली जो बात लिखे ना इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये न्यूमेरिकल में भी काम करेगी। ये अंडरलाइन कर देना। अब लिखना, लेट फर्स्ट ऑटोमॉर्फिज्म let first automorphism is phi, ठीक, which gives the phi image of 1 is equal to 1। हम ये मान रहे हैं, माना हमारा पहला ऑटोमॉर्फिज्म फाई है जो जनरेटर 1 की इमेज को दूसरी तरफ 1 पर ही भेजता है, ऑब्वियसली ये आइडेंटिटी हो जाएगा। फिर अगला लिखना, एंड second automorphism is psi which gives the psi image of 1 is equal to -1, psi image of 1 is equal to -1। अब हम ये निकालेंगे कि आखिर ये कौन से ऑटोमॉर्फिज्म हैं जो 1 की इमेज को 1 पर भेजते हैं और 1 की इमेज को -1 पर भेजते हैं। यही दो ऑटोमॉर्फिज्म आपके पास आएंगे और कोई ऑटोमॉर्फिज्म नहीं आएगा। तो कैसे पता चले? सबसे पहले हम इसको ऑपरेट करवा दें किसी इंटीजर पर, जैसे मान लो इंटीजर कौन है, m है, तो फाई इमेज ऑफ क्या निकाल ली जाए, m निकाल ली जाए। लिखना इस बात, देन द फाई इमेज ऑफ m
इज इक्वल टू m इंटीजर ही होगा क्योंकि हमारे लिए डोमेन कौन है, इंटीजर का ही सेट है। ठीक, अच्छा m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं फाई इमेज ऑफ 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन, रोकना ही पड़ेगा। संन्यास लेने के दिन आ जाएंगे, ऐसे एक आध दिन रहेगा तो ऐसे ज्यादा नहीं, 2-3 दिन ऐसे चल जाए बस, खाली संन्यास ले लिया जाए। ये कितनी बार होगा टोटल, हाँ m टाइम, हाँ नहीं एक आध दिन से नहीं है ना, बड़ी चिड़ मचती है। दिस इज इक्वल टू फाइव इमेज ऑफ 1, यही सुन ले बस घर वाले, फिर बताएं, प्लस फाइव इमेज ऑफ 1। क्यों हम ऐसा लिख पा रहे हैं, क्योंकि फाइव को हमने माना क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म मतलब आइसोमॉर्फिज्म, तो प्लस अप टू सो ऑन प्लस फाइव इमेज ऑफ 1। और ये कितनी टाइम्स है, m टाइम्स, m टाइम्स। ठीक, अब ये तुम सोचो, फाइव चूंकि अभी साई दूसरा है, तो फाइव की अगर हम बात करें तो फाइव इमेज ऑफ 1 कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार गया है, m टाइम्स, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 1 कितनी बार है, m टाइम्स। तो ये आपका हो गया दिस इज इक्वल टू m। कुछ समझ में आया, फाइव जिन पर भी ऑपरेट करेगा उनको बदलेगा नहीं, सेम टू सेम पर मैप कर देगा, और ये बिहेव किसका होता है, आइडेंटिटी मैप का। इसका मतलब फाइव इज एन आइडेंटिटी मैप। तो पहला आइसोमॉर्फिज्म या पहला ऑटोमॉर्फिज्म जो निकल करके आ रहा है वो एक आइडेंटिटी मैप निकल के आ रही है, नोट कर लो। implies that phi is an identity map, phi is an identity map, phi is an identity map। अब अगला इसी तरीके से साई वाला निपटा दो, उधर हम निपटा दे रहे हैं, उसको भी काम हो जाए। Similarly, the psi image of m is equal to कितना हो जाएगा, psi image of 1 plus 1 plus so on plus 1, और ये कितनी बार है, m times, and this is equal to psi image of 1 plus psi image of 1 plus up to so on plus psi image of 1, this is equal to -1 -1 minus so on -1, ये भी कितनी टाइम्स, m टाइम्स, और ये अपने पास आएगा -m। तो दो ही ऑटोमॉर्फिज्म मिलेंगे, एक वो मिलेगा जो एलिमेंट को खुद उसी पर मैप कर देगा, और दूसरा वो मिलेगा जो एलिमेंट को उसके एडिटिव इनवर्स पर मैप करेगा। m की मैप m का होना और m की मैप -m होना, तो एक आइडेंटिटी मैप है और दूसरी इनवर्स मैप हो जाएगी आपकी। ठीक, फॉर ऑल m बिलोंग टू z। ठीक, नोट कर लो। ठीक, देयरफॉर इसलिए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ z हमको मिल चुका है। Therefore, the automorphism of Z is equal to, पता है इसको थोड़ा ऐसा लिखना कि घेरा मार सको, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z इज इक्वल टू, एक हो गया फाई और दूसरा हो गया साई, वेयर जहां पर द फाई इमेज ऑफ M इज इक्वल टू M और साई इमेज ऑफ M इज इक्वल टू -M फॉर ऑल M बिलोंग टू Z, फॉर ऑल M बिलोंग टू Z। ठीक, लिख करके घेरा मार देना। अच्छा, अभी अभी तो हम लोगों ने देखा कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड जो होता है वो एक ग्रुप तो बनाता है, और इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 2, तो ये कैसा ग्रुप हुआ, साइक्लिक हुआ। दिस इंप्लाइज दैट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ठीक, सो इट मस्ट बी साइक्लिक, so it must be cyclic,
इसलिए ये हर हाल में साइक्लिक होगा, नोट कर लो, देख लो तब तक इनको रोकें। लिखना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कंप्लीट, कंप्लीट नहीं, कंप्यूट, कंप्यूट द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8, कंप्यूट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8। तुम लोगों को कौन सा करवाए हैं? Z8 का ही करवाए हैं क्लास में। Z8, Z6 या Z12 किस पे करवाए हैं? Z8 का ही हुआ है, चलो दोबारा हो जाएगा। हाँ मेरे को नहीं याद, U8 था शायद, हाँ U8 था Z8 नहीं U8 था, याद आया। हाँ Z8 का, इसका कंप्यूट करने वाला ना। फिर भाई ये जनरेटर की इमेज जनरेटर पर भेजना, Z8 के जनरेटर निकाल लो, Z8 के जितने जनरेटर आएंगे वो होंगे 5 ऑफ 8, हाँ या ना? Z8 के कितने जनरेटर होंगे? 5 ऑफ 8 कि U8 के 5 ऑफ 8? U8 में टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी होती है? 5 ऑफ 8, तो जनरेटर कहां हुआ? U8 साइक्लिक होगा तब तो उसके जनरेटर आएंगे ना। चलो इनके जनरेटर निकाल दें। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखना इसमें, टू कंप्यूट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8, टू कंप्यूट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8, ठीक, we try to discover enough information about an element alpha of ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8। कह रहे अगर आपको ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 को डिस्क्राइब करना है या Z8 को निकालना है तो ऐसे केस में बी ट्राई टू डिस्कवर, हम खोजने की कोशिश करेंगे, क्या खोजने की? इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट अल्फा ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8, यानी Z8 से Z8 में डिफाइंड हुए किसी एक आइसोमॉर्फिज्म के बारे में जितनी पर्याप्त इंफॉर्मेशन होगी हम वो निकालने की कोशिश करेंगे। और पर्याप्त इंफॉर्मेशन कुछ और नहीं है, यही है कि कोई एलिमेंट, कोई मैपिंग जो होगी वो किसी जनरेटर को कितनी जगह पर मैप कर पाएगी, बस आपको यही इतना कैलकुलेट करना, यही उसकी इंफॉर्मेशन। लाइन चेंज करके लिखना, वंस वी नो, एक बार यदि हमको ये पता चल जाए, वंस वी नो, हम यहां पर ना बेस थ्योरी पूरी लिखा दे रहे हैं, बाद में केवल कैलकुलेट करते रहेंगे। वंस वी नो, एक बार यदि हम ये जान जाएं, वी नो द अल्फा इमेज ऑफ वन, अल्फा कौन है? अल्फा एक आइसोमॉर्फिज्म है Z8 से Z8 के बीच में, और मुझको पता है Z8 का कोई और जनरेटर हो ना हो, वन तो इसका जनरेटर होगा, तो ये वन को कितनी जगह पर मैप करेगा अगर मुझको वो पता चल जाए तो मुझको ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? लिखना, वंस वी नो, एक बार यदि हम ये बात जान जाते हैं कि अल्फा ऑफ वन क्या है, वी नो, हम जान जाएंगे, वी नो द अल्फा इमेज ऑफ K फॉर ऑल K बिलोंग टू Z8। अगर मुझको ये पता चल जाए कि अल्फा वन को कहां मैप करेगा, मतलब जनरेटर को कहां मैप करेगा, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये Z8 के सारे एलिमेंट को कहां कहां मैप करेगा। जैसे पिछले वाले न्यूमेरिकल में हम लोगों ने माना अल्फा इमेज ऑफ वन इज इक्वल टू वन, तो अल्फा ऑफ वन वन पर मैप किया, तो मुझको ये पता चल गया कि वो m को m पर ही मैप करेगा। फिर हमको ये पता चला कि अगर वो वन को -1 पर मैप करता है तो m को -m पर मैप करेगा। तो सिर्फ जनरेटर की इमेज कहां बने अगर मुझको ये पता चल जाए तो बाकी सारे एलिमेंट की इमेज कहां पर बनेगी मुझको वो बात पता चल जाएगी। देखना, वंस वी नो अल्फा ऑफ वन, वी नो अल्फा इमेज ऑफ K फॉर ऑल K बिलोंग टू Z8, ठीक, दैट इज, अर्थात इसका मतलब ये हुआ इफेक्ट ऑफ अल्फा ऑन वन, इफेक्ट ऑफ अल्फा ऑन वन, अल्फा का वन पर जो इफेक्ट पड़ेगा गिव, वो आपको देगा गिव इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ अल्फा ऑन के, ऑन के, वो हमको अल्फा का इफेक्ट किस पर देगा, के पर देगा। कैसे देगा वो लिख लेना यहां पर, सिंस, क्योंकि द अल्फा इमेज ऑफ के इज इक्वल टू, अल्फा इमेज ऑफ के किसका एलिमेंट है, जेडेट का, और जेडेट का हर जनरेटर कौन है, 1। तो आप के को क्या लिख सकते हो, आप के को लिख सकते हो 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1। लेकिन ये बताओ ये सब कुछ किस पर रहेगा, एडिशन मॉड्यूलो 8 पर, क्योंकि जेड8 का ऑपरेशन कौन है, एडिशन मॉड्यूलो 8, और ये कितनी बार है, के टाइम्स, के टाइम्स, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा ऑफ 1 एडिशन मॉड्यूलो 8 अल्फा ऑफ 1 एडिशन मॉड्यूलो 8 सो ऑन एडिशन मॉड्यूलो 8 अल्फा ऑफ 1, ठीक। यानी दिस इज इक्वल टू कितनी बार है ये भी, के टाइम्स, तो ये हो गया के इंटू अल्फा इमेज ऑफ 1। और क्या हम यहां पर मॉड्यूलो 8 लिख दे, चलेगा, के इंटू अल्फा ऑफ 1 मॉड्यूलो 8। काम मेरा बन गया कि अगर आपको अल्फा का असर, अब सोचो हो क्या रहा है, आप के की इमेज निकालना चाहते हो मैपिंग अल्फा से, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आपको के की इमेज चाहिए तो कुछ और नहीं, आपको अल्फा ऑफ 1 जरूर पता होना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया कि अगर अल्फा का 1 पर यानी जनरेटर पर असर आपको पता है कि इसको कहां मैप करेगा, तो अल्फा के को कहां मैप करेगा वो आपको पता लग जाएगा, के टाइम्स अल्फा ऑफ 1 इंटू मॉड्यूलो 8 हो जाएगा, इंटू मॉड्यूलो 8, नोट कर लो। तो इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट केवल अल्फा ऑफ 1 की चॉइसेस की है। कितनी चॉइसेस अल्फा ऑफ 1 की होगी, ये आपका पाथवे होता है, रास्ता, ठीक। ये आपका जो होता है ये आपका फंडामेंटल होता है, बेसिक होता है, ठीक है। बेसिक यही है कि आपको जनरेटर पर मैपिंग, जनरेटर को कहां भेजे ये बात पता होनी चाहिए, तो एलिमेंट कहां भेजे जाएंगे वो पता लग जाएगा। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। पाथवे, ये पूरी पूरी लाइन पाथवे के अंतर्गत आती है, ठीक। पाथवे, फंडामेंटल, पाथवे खत्म कर लिया, फंडामेंटल खत्म कर लिया, अब रिक्वायरमेंट की बात आएगी जो हमारी जरूरत है। और रिक्वायरमेंट क्या है, चॉइसेस ऑफ अल्फा 1, चाहे तो ऐसा हम शॉर्ट में लिख दें, पाथवे, पाथवे ये आपका था फंडामेंटल, बेसिक, फंडामेंटल मूलभूत बातें। अब बारी आती है रिक्वायरमेंट की, हो जाए तो बताना, मिटाया जाए कुछ, कंप्लीट सचिन, बाकी कुछ रिक्वायरमेंट में आ जाओ, लिखना, we need only determine the choice for alpha of 1, requirement, requirement we need only to determine, only determine, हमें सिर्फ ये ज्ञात करने की जरूरत है, we need only determine the choice for, the choice for alpha of 1, alpha of 1, the choice for alpha of 1 that make alpha, लेकिन हमको केवल वही चॉइसेस चाहिए जो अल्फा को एक ऑटोमॉर्फिज्म बना सके। जैसे आपने अल्फा ऑफ 1 की कोई चॉइस ले ली, आपने अल्फा ऑफ 1 को 2 पर मैप कर दिया, लेकिन गौर करो अल्फा ऑफ 1 अगर 2 पर मैप हो गया तो 2 दूसरी तरफ तो जनरेटर था नहीं, भाई 2 का ऑर्डर कितना होगा, 4, 2 चौक के 8 और 8 एक के 8 और रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर अल्फा ऑफ 1 2 पर मैप हो गया ना, तो या तो मैपिंग आंटो नहीं होगी या तो मैपिंग 1 1 नहीं होगी, और जो 1 1 या आंटो में से एक पर भी बिदक गया या ऑपरेशन प्रिजर्विंग नहीं होगी, कहीं भी बिदक गया एक जगह पर, तो इसका मतलब अब वो एक आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता है, ठीक। we need only to determine the choices for alpha of 1 that that make alpha an automorphism of, an automorphism
एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8, जो अल्फा को Z8 पर क्या बना दे, आइसोमॉर्फिज्म बना दे। सोच करके बताओ Z8 के कितने जनरेटर होंगे? कितने? 4। अच्छा ये बताओ, अगर हम तुमसे जनरली पूछें Zn के कितने जनरेटर होंगे? Zn के कितने जनरेटर होंगे? हाँ, जो यूएन में आएंगे, जो एक्चुअली ना Z8 के जनरेटर जो लोग बनेंगे वो 8 के साथ कोप्राइम रहे होंगे, हाँ या ना? और 8 के साथ कोप्राइम, 8 से छोटे लोग कहाँ आते हैं? यूएन में आते हैं। एक जगह पर ऐसा न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं, याद आ रहा है? ठीक, शायद चैप्टर नंबर 3 में जब ग्रुप पढ़ा रहे थे तो वहीं यूएन वाले में ही करवाए थे। बस वहीं पर हेडिंग डाल देना, चॉइसेस फॉर अल्फा ऑफ 1। एक हम तुमको ना पूरा डिस्क्रिप्टिव निकाल करके दिखा दे रहे हैं, चॉइसेस फॉर अल्फा ऑफ 1। अल्फा ऑफ 1 के लिए चॉइसेस, इतना डिस्क्रिप्टिव तुम लोगों को नहीं करवाए हैं, तुम लोगों को तुरंत निकाल दिए हैं, हाँ या ना? इतना ही डिस्क्रिप्टिव गए हैं? नहीं, मुझको याद है शायद इतना नहीं गए हैं। U8 में भी डिस्क्रिप्टिव नहीं गए हैं, नॉर्मली ही गए हुए हैं, याद यही आ रहा है। हाँ, यहीं से हुआ था, इसके पहले का नहीं बताया था ना, कि लोगों के लिए एकदम नया है। नया तो तुम लोगों के लिए था, लेकिन ठीक है। चॉइसेस फॉर अल्फा 1 में आना, लिखना सिंस Z8 इज साइक्लिक, सिंस Z8 इज साइक्लिक, चूंकि Z8 हमारा कैसा है? साइक्लिक है, ठीक। एंड जनरेटर ऑफ Z8 आर, एंड जनरेटर्स ऑफ Z8 आर कौन कौन होगा? 1 और 8 को प्राइम है, फिर 3 और 8 को प्राइम है, 4 नहीं है, 5 और 8 को प्राइम है, फिर 7, 1 3 5 7, ठीक। इसलिए अल्फा मैप्स जनरेटर्स onto generator, अल्फा मैप जनरेटर onto generator। दिस implies that, इसका मतलब क्या हुआ? पॉसिबल choices फॉर अल्फा ऑफ 1 आर। इसलिए अगर कोई अल्फा ऑफ 1 के लिए पॉसिबल चॉइसेस पूछे तो क्या होंगी? अल्फा 1 की इमेज को कितना बना दे? 1 बना दे, या तो अल्फा 1 की इमेज को कितना बनाए? 3 बनाए, या अल्फा 1 की इमेज को कहां पर भेजेगा? 1 को 5 पर भेजेगा, या तो अल्फा ऑफ 1 कितना आएगा? 7 आएगा। पहुंच गए तुम? हाँ, बहुत सही टाइम पर आयो, ठीक है, बहुत सही टाइम पर आयो। सुनो, कुछ पन्ने छोड़ो, कंप्यूट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 में रिक्वायरमेंट और चॉइसेस फॉर अल्फा ऑफ 1 लिख लो, यही इतना। पीछे इसमें जो लिखा है ना, केवल समझा रहे हैं, बड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहे हैं, कि समझ में आ जाइए। ऑटोमॉर्फिज्म निकालना, हम रुके हुए हैं। आज भी मरबूक की तरह घूम रहे हैं, चल गया, ठीक। आगे लिखो, उतनी लाइन आ गई ना, मरबूक की तरह घूम रहे हैं। इसके बाद लिखना इतनी इमेज आई इसकी पॉसिबिलिटी। पॉसिबल चॉइसेस फॉर अल्फा ऑफ 1 इज अल्फा ऑफ 1 1, अल्फा ऑफ 1 3, अल्फा ऑफ 1 5, अल्फा ऑफ 1 7, ठीक। लिखना टू डिस्टिंग्यूश, लिखो टू डिस्टिंग्यूश among these four possibilities, among these four possibilities, B denote
अब चूंकि हो क्या रहा है, आप हर बार लिख रहे हो अल्फा ऑफ 1 1, अल्फा ऑफ 1 3, अल्फा ऑफ 1 5, अल्फा ऑफ 1 7, तो ये अलग अलग नजर आए, इसलिए हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, इसको अल्फा 1 नाम दे दो, इसको अल्फा 2 नाम दे दो, उसको अल्फा 3 और उसको अल्फा 4, तो 4 मैप आपके पास निकल करके आ रही है। टू डिस्टिंग्विश, अलग अलग करने के लिए, among these 4 possibilities we denote that we denote the mapping, we denote the mapping, we denote the mapping that stands that stands 1 to 1 1 to 1 by अल्फा 1, जो 1 को 1 पर भेजे, जनरेटर 1 को अगले जनरेटर 1 पर भेजे, उसको मैपिंग को हम अल्फा 1 कहेंगे। ठीक, जो 1 को 3 पर भेजे, 1 to 3, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, अल्फा 3। ठीक, इसके बाद फिर 1 को किस पर भेजे, 1 को अल्फा 1 to 5, इसको डिनोट करेंगे किससे, अल्फा 5, और जो 1 को 7 पर भेजे, 1 to 5, उसे हम डिनोट करेंगे बाई अल्फा 7। कोई तकलीफ किसी को? जरा U8 के मेंबर बोलो, U8 के मेंबर। हाँ यही ना, तुम एक चीज गौर करो, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 5, 1 की इमेज 7, यही गई। तो हमने क्या किया, मैपिंग ली अल्फा 1, जो 1 को 1 पर भेजे, पता चल रहा है नीचे 3 लगा है ना, 1 को कहां भेजेगा, 3 पर, 5 लगा है 1 को 5 पर, 7 लगा है 1 को 7 पर। तुम गौर करो 1 3 5 7 ये U8 के एलिमेंट है। हमको यहां से एक हिंट मिल जाएगा कि ऑटोमार्फ, कल को हम थ्योरम करेंगे, ऑटोमार्फिज्म ऑफ Z8 इज नथिंग, इट इज आइसोमॉर्फिक टू U8, और जनरल बोले ऑटोमार्फिज्म ऑफ Zn इज आइसोमॉर्फिक टू UN। UN का नेचर पता है तो ऑटो ऑफ Zn का नेचर पता हो जाएगा। अब ऑटो ऑफ Zn साइक्लिक होता है, Zn हमेशा कैसा होगा, साइक्लिक, लेकिन इनके ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन साइक्लिक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि UN साइक्लिक हरदम नहीं होता, 1 पर होगा, 2 पर होगा, 4 पर होगा, p की पावर m पर होगा, 2p की पावर m पर होगा। कौन, 1 2 4, इसके बाद p की पावर m, p की पावर m हो गया 3 की पावर 1, p ऑड प्राइम है ना, याद आया, वो ऑलरेडी उसमें शामिल है, p की पावर m और 2p की पावर m, इतने ऑर्डर पर होगा तो वो साइक्लिक रहेगा। तो इसका मतलब ये हरदम साइक्लिक नहीं होता, तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn भी हरदम साइक्लिक नहीं होता। यहां से एक रिजल्ट निकलता है, इफ अ ग्रुप इज इफ अ ग्रुप इज साइक्लिक, इट्स ऑटो ऑफ कैपिटल G नीड नॉट बी साइक्लिक। ठीक, ऑप्शन में अगर कहीं पर नजर आता है कि कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G को भी आप साइक्लिक ग्रुप ही कहोगे, जवाब है नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल सामने मौजूद है। ठीक, चलो ये रिजल्ट हम आगे कराएंगे, इन लोगों को करा चुके हैं, लिखना ऑल दीज, या अब इनको पहले इकट्ठा लिख दो। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट आवर पॉसिबिलिटीज, आवर पॉसिबिलिटीज, आवर पॉसिबिलिटीज, ठीक, फॉर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 आर अल्फा 1, अल्फा 3, अल्फा 5 और अल्फा 7, इसलिए हमारी पॉसिबिलिटीज केवल इतनी हैं। ठीक, अब जो सबसे मेन सवाल उठा, वो मेन सवाल ये उठा, क्या ये जो आपने निकाला है अल्फा 1, अल्फा 3, अल्फा 5, अल्फा 7, ये आप कह तो दिए जनरेटर को जनरेटर पर भेजना, लेकिन सिर्फ जनरेटर को जनरेटर पर भेजने से आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हो कि ये सभी के सभी ऑटोमॉर्फिज्म यानी आइसोमॉर्फिज्म होंगे। आपको ये बात पता करनी पड़ेगी कि क्या ये सारी मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। लिखना all these four are automorphism or not, automorphism or not, क्वेश्चन, क्या ये 4 की 4 जो पॉसिबिलिटीज निकल करके आई ये ऑटोमॉर्फिज्म है या नहीं है। हो गया।
चलो वन बाई वन चेक कर लेते हैं। स्टार वन करके सबसे पहला चेक कर लो, स्टार वन। ठीक, सुनो, अल्फा वन ऑफ वन इज इक्वल टू कितना है, वन। पहली मैप अल्फा वन ऑफ वन कितना है, वन। पहली मैप ये है, ठीक, वन को वन पर भेजेगा। तो सोचो यहां से हम लोगों को क्या हिंट मिला, दिस इंप्लाइज दैट। अब मेरे को पता है वन की इमेज वन जा रही है, ठीक, तो अगला वाला कौन होता है, जेडेट का अगला मेंबर कौन है, जेडेट का अगला मेंबर, जेडेट का अगला मेंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यही लोग तो होंगे। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इमेज ऑफ वन। अच्छा, आप चाहो तो ना अब इसको जनरेटर पर मैप करा दो, कि जनरेटर पर अगर ये मैप करेगा तो क्या करेगा। फिर भी तुमको दिक्कत हो तो देखना, वन बाई वन, वन को भेजा, टू पर ऑपरेट कराओ, टू इज इक्वल टू, जैसी मैप डिफाइंड है, अगर तुमको पता हो तो हम लोगों ने कैसे डिफाइंड की है, अल्फा के, नहीं कुछ उल्टा हो रहा है, मैप देता हूं, भूल रहे हैं हम, अल्फा ऑफ के, हाँ, इज इक्वल टू के अल्फा ऑफ वन मॉडुलो, ये की हुई है, क्लियर हुआ। ठीक, तो इसका मतलब अल्फा वन ऑपरेटेड ऑन टू, ये आपको क्या देगा, टू इंटू के की जगह पर टू है, टू इंटू अल्फा ऑफ वन मॉडुलो एट, आया ना। और अल्फा ऑफ वन है कितना, वन, तो दो एक के दो, वन को वन पर भेजा, टू को टू पर भेजा, अल्फा वन थ्री पर ऑपरेट करेगा तो क्या देगा, थ्री इंटू अल्फा ऑफ वन मॉडुलो एट। लेकिन मुझको पता है अल्फा ऑफ वन कितना है, वन, तो तीन एक के तीन, आठ से भाग जाएगा नहीं, किस पर भेजेगा, तीन पर। अल्फा वन ऑफ फोर इज इक्वल टू फोर इंटू अल्फा ऑफ वन मॉडुलो एट इज इक्वल टू अगेन कितना, फोर। क्या हम एंड सो ऑन ऐसे ही लिख दें, कोई तकलीफ, अप टू सो ऑन, किसको, हाँ, कम ही रहता, मतलब जनरल ना, इन जनरल कहने का तुम ये चाहती हो कि हम ऐसे लिख दें, इन जनरल, इन जनरल द अल्फा वन ऑपरेटेड ऑन के इज इक्वल टू के मॉडुलो 8 इज इक्वल टू के सिंस के बिलोंग टू Z8, यही ना, कम ही रहेगा हमेशा। तो जब 8 से कम रहेगा तो डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये जनरल आया। तो सोचो जिस एलिमेंट पर अल्फा वन ऑपरेट करा उसको वहीं पर भेज दे रहा है, तो अल्फा वन कैसी मैप हो गई, आइडेंटिटी मैप, यानी इंप्लाइज दैट अल्फा वन इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैप। और ये बताओ आइडेंटिटी मैप हमेशा क्या होती है, ऑटोमॉर्फिज्म। क्लियरली, क्लियरली अल्फा वन बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8। इसका तो किस्सा ही खत्म हो गया, इसमें कुछ सोचना नहीं है, नोट कर लो। बस एक बार डिस्क्रिप्टिव मेहनत करनी है, और में नहीं करेंगे, और में सीधे कैलकुलेट करके निकाल करके छोड़ देंगे, लेकिन एक पे सिखा दे रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी हो गई, दूसरी वाली तरफ वीडियो वाला सोच रहा होगा, जो भी देखेगा कहेगा ये क्या होता है, वीडियो बंद होता है उसके बाद ये लोग हंसते हुए मिलते हैं पागलों की तरह। चलो, नाउ नाउ अल्फा थ्री ऑफ वन इज इक्वल टू, बोलो, अल्फा थ्री ऑफ वन कितना होगा, थ्री, मतलब वन की इमेज कहां पर भेजेगा, तीन पर। अब इसके लिए निकाल लो, गिब्स ये आपको देगा गिब्स, ठीक, चलो बोलो भैया, अल्फा थ्री, अल्फा थ्री ऑफ टू, वन पर तो हो ही चुका,
2 पर बात करें, अल्फा 3 ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये k है ना, यही तो 2, यही तो k है, तो इसका मतलब 2 इंटू अल्फा ऑफ 1, अल्फा ऑफ 1 कितना है 3, हम लिख दे सीधे सीधे, या तकलीफ हो तो एक बार लिख दें, बाद में नहीं लिखेंगे, अल्फा ऑफ 1 मॉडुलो 8, यानी दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मॉडुलो 8, और 3 दूनी 6 ही रहेगा। अब इसी तरह से अल्फा 3 ऑफ 2 के बाद फिर 3 पर इज इक्वल टू, सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 3 त्रिक का 9, तो 9 मॉडुलो 8 इज इक्वल टू 1, अल्फा 3 ऑफ 4, 4 तिहाई 12, ठीक, और 8 के 8 4 12, 4 सीधे लिख दें, और अगर तकलीफ हो तो ऐसे लिखें 12 मॉडुलो 8 एंड दिस इज इक्वल टू 4। फिर इसी तरह से अल्फा 3 ऑफ 5, 5 तिहाई 15, 15 मॉडुलो 8, और यहां से हो गया 8 के 8 7 15, फिर अल्फा 3 ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 त्रिक 18 मॉडुलो 8, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 2 18, अल्फा 3 ऑफ 7 7 त्रिक 21 मॉडुलो 8 इज इक्वल टू 8 दूनी 16 4 20 1 21 5, बस हो तो गया, जेड8 में 7 तक ही तो रहेगा। ये बताओ क्या मैपिंग 1 1 है कि नहीं है, 1 1 है, और फाइनाइट सेट पर 1 1 है तो ऑन टू होगी होगी, तय बात है, तो यानी एक बात तो तय हो गई, अल्फा 3 इज 1 1 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू आल्सो। इसके साथ ही साथ सुनो, ऑपरेशन प्रिजर्विंग की हाइडिंग वाइडिंग ना डालेंगे अपने लोग, सीधे काम कर देते हैं, अल्फा 3 ऑपरेटेड ऑन ए एडिशन मॉडुलो बी 8 एडिशन मॉडुलो 8 बी इज इक्वल टू, सीधा काम कर दें, कितना होगा 3 गुना हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ ए एडिशन मॉडुलो 8 बी मॉडुलो 8, हाँ या ना, लिख सकते हैं। और इसको तुम क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 3a एडिशन मॉडुलो 8 3b मॉडुलो 8 लिखा जा सकता है। और ब्रेक करो, आप क्या कर सकते हो, 3a मॉडुलो 8, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a मॉडुलो 8, और फिर एक हिस्सा इसका 3b मॉडुलो 8, और प्लस लगा पूरे के बाहर मॉडुलेट कर दें या यहीं पे मॉडुलेट कर दें, बात तो बराबर बैठेगी, यहीं पर मॉडुलेट कर दें। ये पहचान रहे हो कौन है, ये है अल्फा 3 ऑफ ए, हाँ या ना, 3a मॉडुलो 8, सहमत हो। और ये कौन है, एडिशन मॉडुलो 8, ये हो गया आपका अल्फा 3 ऑफ बी। काम बन गया कि नहीं, सोचो अपने लोग शुरुआत कहां से, अल्फा 3 ऑफ ए एडिशन मॉडुलो 8 बी मिला अल्फा 3 ऑफ ए एडिशन मॉडुलो 8 अल्फा 3 ऑफ बी, हो गया होमोमॉर्फिज्म, यानी तय हो गया है, इंप्लाइज दैट अल्फा इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग, ऑपरेशन प्रिजर्विंग, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा 3 इज एन ऑटो, या सीधे लिखो अल्फा 3 बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8। भैया ये बताओ, दो बचे हैं 5 और 7, ठीक, अब तो पता है ना कैसे हो रहा है, तो अब हम उन दोनों को ना दिखाएं, काम चल जाएगा, होगा वो दोनों भी, भरोसे पे काम कर लो, होगा वो दोनों भी, ठीक, बस मैपिंग जान लो, मैपिंग क्या होगी ना, ये जहां तुम लिख रहे हो अल्फा 5 ऑफ के, वो तुम्हारा आएगा 5k, क्यों, क्योंकि अल्फा 5 1 को कहां पे भेजेगा, 1 को 5 पर भेजेगा, तो 1 को 5 पर भेजेगा तो सब 5 गुना होगा, 5 टाइम्स के मॉडुलो कितना हो जाएगा 8, और सेम इसी तरीके से आगे चलते हुए दिखा देंगे, तो उन दोनों को भी लिख दें ऐसे सिमिलरली। चलो धन्यवाद, टाइम बच गया मेरा, एक बार करके हम 2 पे पूरा पूरा दिखा दिया। सिमिलरली बी सी दैट, इसी तरीके से हम देखते हैं कि बी सी दैट अल्फा 5 कॉमा अल्फा 7 बोथ बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8। लो भैया 4 लोग आए, 4 के चारों लोग कहां चले गए, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 में चले गए, इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 4 ऑर्डर का एक ग्रुप बन गया।
Therefore, इसलिए फाइनल टेस्ट से है, Therefore the automorphism of Z8 is equal to collection of alpha 1, alpha 3, alpha 5, alpha 7। अब कंफ्यूज मत होना, ये जो मैपिंग जैसी लिखी गई है वो खुद ही बता रही है। जनरेटर 1 को 1 पर भेजेगी, 1 को 3 पर भेजेगी, 1 को 5 पर भेजेगी, 1 को 7 पर भेजेगी। ठीक, वेयर, जहां पर बता देंगे यहाँ पर, वेयर अल्फा ऑफ 1 या अल्फा 1 operated on 1 result will be 1, alpha 3 operated on 1 result will be 3, इसके बाद alpha 5 operated on 1 result will be 5 और alpha 7 operated on 1 result will be 7। ठीक, लिख करके अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8, इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी है? जवाब है U8 के जैसी है। लिख देना, द ऑर्डर ऑफ U8 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8। दोनों का ऑर्डर बराबर है, 4 एलिमेंट इनके पास, 4 एलिमेंट इनके पास, दिस इज इक्वल टू 4। बट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, but there exists an element in automorphism of Z8, ठीक, of order 4। लेकिन यहां ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 में 3 3 6 3, हाँ ठीक है। बट देर, ये चेक करो, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 में जो मैपिंग आई हैं उनमें से क्या कोई मैपिंग है जिसका ऑर्डर 4 है? ऐसी कोई मैपिंग है जिसका ऑर्डर 4 है? नहीं है। अल्फा 1 का ऑर्डर कितना है? अल्फा 1 का ऑर्डर, हाँ हाँ, अल्फा 1 का ऑर्डर 8 है। इसके बाद अल्फा 3 का ऑर्डर 8 है, अल्फा उसका अल्फा 5 का, अल्फा 7 का, तो इसका मतलब 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है। तो बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8। Z8 में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर कितना रह गया हो, 4 रहा हो। वैसे हम 4 क्यों कह रहे हैं, हम 4 से क्यों जा रहे हैं इसको, हम 4 के अलावा भी तो जा सकते हैं। अल्फा 1 का ऑर्डर कितना आ रहा है? अल्फा 1 मैपिंग का ऑर्डर 8 आ रहा है तुम लोगों का। अल्फा 1 मैपिंग का ऑर्डर 8 हो ही नहीं सकता, रीजन सुनो ना, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 का ऑर्डर 4 है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 का ऑर्डर कितना है? 4। तो यार एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को थोड़ी पार कर जाएगा ना। नहीं सुनो, तुम इसका ऑर्डर निकाल डाली क्या? इसका निकाली हो क्या? इसका नहीं निकालना, हम इसका पूछे अल्फा 1 का ऑर्डर कितना होगा, अल्फा 2 का, अल्फा 3 का ऑर्डर कितना, अल्फा 5 का ऑर्डर कितना, अल्फा 7 का ऑर्डर कितना हो, इनकी बात पूछे। अब सोचो ये लोग मेंबर किसके हैं? ये लोग मेंबर हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ किसके? Z8 के मेंबर हैं। और इसका ऑर्डर है कितना? 4 है। तो एलिमेंट का ऑर्डर इसके ऑर्डर को पास थोड़ी ना कर पाएगा। आप समझ पाए बात को? तो इनका ऑर्डर ना, या तो इनका ऑर्डर 1 हो सकता है, या तो इनका ऑर्डर 2 हो सकता है, या तो इनका ऑर्डर 4 हो सकता है। इसके अलावा इनका ऑर्डर और कुछ नहीं। आप समझ में आया? हाँ रुको, हम चेक कर रहे हैं इनका ऑर्डर। हाँ भरोसे पे गड़बड़ा जाते अभी तो हम लोग समझ ही नहीं पाए। सुनो, कैसे पता करोगे अल्फा 1 का ऑर्डर? अब ऑर्डर तो निकालना बताए हैं, अब बताओ अल्फा 1 का ऑर्डर कैसे पता करोगे? हाँ, अल्फा 1 आइडेंटिटी मैप है, आइडेंटिटी मैप है तो इसका ऑर्डर 1 होगा। बात ही खत्म वहीं पर। ठीक, सुनो ध्यान से सुनना, अभी ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, कुछ नहीं लिखा मान लो। अल्फा 1 इज आइडेंटिटी मैप,
आइडेंटिटी मैप। और अगर आइडेंटिटी मैप है तो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। लिखना मत इसको, बस खाली तुमको दिखा रहे हैं। अल्फा 3 क्या कर रहा है, अल्फा 3 1 पर ऑपरेट कर रहा है तो कितना दे रहा है, 3। कितना दे रहा है, 3। तो इसका मतलब अब अल्फा 3 दो बार लेकर के आओ। अल्फा 3 ऑपरेटेड ऑन अल्फा 3 ऑफ 1, यानी दिस इज इक्वल टू अल्फा 3 ऑपरेटेड ऑन 3। हाँ या ना। और ऐसे केस में दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया अल्फा 3 2 ऑपरेटेड ऑन 1, दिस इज इक्वल टू कैसा होगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 8 एक के 8 एक 9, कितना आया 1। आइडेंटिटी पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, तो अल्फा 3 का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। द ऑर्डर ऑफ अल्फा 3 इज इक्वल टू कितना, 2। इसी तरह से अगला देख लेते हैं। अगला कौन है मेरे पास, अल्फा 5। देखो अल्फा 5 को ऑपरेट कराओ अल्फा 5 ऑफ 1 पर, तो कितना आएगा, अल्फा 5 टू ऑपरेटेड ऑन 1, दिस इज इक्वल टू अल्फा 5 ऑफ 1 कितना है 5 और 5 25, 8 त्रिक 24 एक 25, इसका भी ऑर्डर दो उसका भी ऑर्डर दो। इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, इटसेल्फ ओन इनवर्स। अब जरा सोचो U8 में क्या होता है, U8 में भी तो सारे इटसेल्फ ओन इनवर्स होते हैं, स्ट्रक्चर कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यानी देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 ऑफ ऑर्डर 8। हम इसको Z8 से कनेक्ट करने की कोशिश करें, यहां ऐसा, या छोड़ो हम 4 पर भी इसको सही कर ले रहे हैं, रुको। There does not exist any element of in automorphism of Z8 of order 4 as the order of alpha 1 is equal to 1 comma order of alpha 3 is equal to order of alpha 5 is equal to order of alpha 7 is equal to 2. This implies that the automorphism of Z8 is non-cyclic वेयर एज, जबकि वेयर एज Z8 इज साइक्लिक। ये लिखाना इसलिए जरूरी है जिससे ये पता रहे किसी साइक्लिक ग्रुप का ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप साइक्लिक हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब नोट कर लो, अभी समझ में आया ना, ये ऑर्डर की बात हो रही थी। हाँ, तुम एलिमेंट का निकालने लगी 1 वाले का Z8 में, ये थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है इसलिए ना, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म हम पूरा एक बार में भर दे रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं। हाँ बंद कर दो अभी। चलो अब इनको हम आइसोमॉर्फिक दिखाने चल रहे हैं। हेडिंग डाल दो कायले टेबल फॉर ऑटो ऑफ Z8 एंड U8। कायले टेबल फॉर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 एंड U8, इन दोनों की कायले टेबल बना रहे हैं। चलो भैया सबसे पहले U8 की बना दो, छोटी सी टेबल बनाना है, 1 3 5 7, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8, 1 3 5 7, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, 3 एक के 3, 3 त्रिक का 9, 8 एक के 8 एक 9, 3 पचे 15, 8 एक के 8 2 10 5 15, यानी 7, 8 7 त्रिक 21, 8 दूनी 16, 4 20 1 21, 5 5 5 7 एक के 7, फिर 5 तिहाई 15, 8 एक के 8 7 15, ठीक, 5 25, यहां पर 1 आया तो अब ये सी बात है यहां पर अब 3 आएगा, तो 1 5 1, यहां पर 3, इसके बाद यहां पर 1। ये तो हो गया U8 के लिए कंपोजिशन टेबल, कायले टेबल। अब इसी तरीके से इसके लिए बनाओ ऑटो ऑफ Z8 के लिए। इसमें मैपिंग है अल्फा 1 अल्फा 2 ना 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 ना, अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा 7, अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा 7, ठीक। और ऑपरेशन है कंपोजिशन का।
अब पता है भैया, बहुत मेहनत नहीं करेंगे, इतना हम लोग समझदार हैं कि हम लोग अगर अलग से काम करें तो काम आसानी से बन। तुमको हम कुछ लिखा चुके हैं, तुमको हम रास्ता बता दे रहे हैं, भूलना मत इस बात को। जैसे अल्फा वन आइडेंटिटी मैप थी, हाँ या ना? तो जब अल्फा वन आइडेंटिटी मैप थी तो अच्छा, अल्फा वन ऑटोमॉर्फिज्म जेड8 पर है ना, जेड8 पर तो कितने सिंबल पर काम करेगा? 8 सिंबल पर, जीरो भी उसमें शामिल है। ठीक, तो अल्फा वन देखो कौन होगा, अल्फा वन होगा जीरो की इमेज जीरो, वन की इमेज वन, टू की इमेज टू, थ्री की इमेज थ्री, फोर की इमेज फोर, फाइव की इमेज फाइव, सिक्स की इमेज सिक्स, सेवन की इमेज सेवन। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अच्छा, अल्फा थ्री मेरे को बता दो, अल्फा थ्री पहली बात जीरो को तो जीरो भेजेगा, वन को तीन पर भेजा है, अगर याद हो तो। भूल गए? हम यहीं से बोल सकते हैं, वन को कहां पर भेजेगा? तीन पर भेजेगा, तो वन की इमेज तीन। अब सवाल उठा दो की, तो तीन दूना छह, फिर तीन त्रिका नौ, यानी एक पर भेजेगा। फिर चार तिहाई बारह, आठ के आठ चार बारह, याद आ रहा है कि नहीं? और इसके बाद फिर पांच को कहां पर भेजे? पांच तिहाई पंद्रह, सात पर। फिर छह को, छह त्रिक अट्ठारह, आठ दूनी सोलह, दो अट्ठारह, छह के बाद फिर सात को, सात त्रिक इक्कीस, आठ दूनी सोलह, चार बीस इक्कीस। क्या तुमको अल्फा थ्री मिल गया कि नहीं मिल गया? इसी तरीके से क्या हम लोग अल्फा फाइव लिख सकते हैं कि नहीं? अल्फा फाइव में भी जीरो को जीरो पर भेजेगा, वन को पांच पर भेजेगा, दो को दो पर, अब दो को बिना मैप किए, तीन को लिखवाएं वही बोल दो, या ऐसे ही देख लो, पांच तिहाई पंद्रह, आठ इक्की सात, चार पंचे बीस, सोलह चार बीस, पांच को पचम पच्चीस, आठ त्रिक चौबीस, एक पच्चीस। इसके बाद फिर छह को, छह पंचे तीस, आठ त्रिक चौबीस, छह तीस, फिर पांच सते पैंतीस, आठ आठ चौक बत्तीस, तीन पैंतीस। और अल्फा सेवन, क्यों हम इसको बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, हम सीधे टेबल बनाएंगे, उसका रीजन बता दे रहे हैं। जीरो को जीरो पर, वन को सात पर, सात के साथ, इसके बाद दो को, सात दूनी चौदह, और आठ एक के आठ, आठ दो छह, इसके बाद तीन को, सात एक इक्कीस, और आठ दूनी सोलह, चार बीस एक इक्कीस, पांच। फिर चार को, सात चौक अट्ठाईस, आठ दूनी सोलह, आठ त्रिक चौबीस, पांच को तीन पर, पांच सते पैंतीस, ठीक है। इसके बाद फिर छह को, छह सते बयालीस, कितने पे? दो पर। और इसके बाद फिर सात को, सात पर नहीं, एक पर। ये बताओ भैया, अल्फा वन, अल्फा थ्री, अल्फा फाइव, अल्फा सेवन ये मौजूद है। अब अगर कोई तुमसे मांगे अल्फा वन, तो अल्फा वन आइडेंटिटी मैप है, अल्फा वन ही देगा कि नहीं देगा? अल्फा वन अल्फा थ्री देगा, अल्फा वन अल्फा फाइव, अल्फा वन अल्फा सेवन, अल्फा सेवन देगा। सहमत हो? अल्फा थ्री अल्फा वन के साथ अल्फा थ्री देगा, अल्फा थ्री के साथ, अभी भी तो कहे थे इसका ऑर्डर दो है, तो इटसेल्फ फोन इनवर्स होगा कि नहीं? तो कितना देगा? अल्फा वन देगा। जरा मिलाओ, एक तीन पांच सात, एक तीन पांच सात, हाँ या ना? इसके बाद तीन एक, तो तीन एक अल्फा थ्री अल्फा फाइव, ये ऑपरेट करोगे अल्फा थ्री अल्फा फाइव, तो तुमको अल्फा सेवन मिलेगा। तो अब हम ये बताओ, इतना मल्टीप्लाई करें कि अब हम समझदार हैं, लिख, मतलब तुम भी समझदार हो, तो हम इसकी नकल छाप करके लिख रहे हैं, अल्फा सेवन अल्फा फाइव। और जब अल्फा फाइव अल्फा वन करोगे तो अल्फा फाइव मिलेगा, अल्फा फाइव को अल्फा थ्री से करोगे अल्फा सेवन मिलेगा, यहां पर अल्फा वन मिलेगा, यहां अल्फा थ्री मिलेगा, अल्फा सेवन अल्फा वन से ऑपरेट करेगा तो सात अल्फा सेवन मिलेगा, अल्फा फाइव ये वहां से ऑपरेट करके आया है, यहां से नकल करके नहीं लिखा है। ठीक, लेकिन अब समझ गए। तो सोचो, ये टेबल और ये टेबल देखने से पता चलता है कि बस केवल आप नाम अलग अलग ले रहे हो, बाकी टेबल तो सेम टू सेम आ रही है एक हिसाब से। तो ये दोनों सेट या दोनों ग्रुप कौन कौन से, ऑटो ऑफ जेड8 और यू8 एक दूसरे के कैसे होंगे? आइसोमॉर्फिक होंगे। क्लियर हुआ? नोट कर लो। कौन सा? ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम इससे ये बात समझ पाओ, ये वन वन आंटो मैप ही है, तो इसका मतलब यही है। कई बार लोग भूल जाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं कौन सी वन वन आंटो मैप है, ये ऐसे किया जाएगा। तो लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, बीएससी वाले लिख लें, तुम लोग छोड़ देना। थोड़ा मेहनत का काम था। लिख दे हम सीधा,
this show that this show that the automorphism of Z8 is isomorphic to U8। ये भैया घेरा मार देना। अभी हम इसको जनरलाइज करेंगे तो सबसे बड़ा घेरा वही होगा, ऑटो ऑफ Zn इज इक्वल टू यू आइसोमॉर्फिक टू UN। बस तुरंत बाद हम यही थ्योरम ही करवाएंगे। यह लंबा खींच गया, इस पे टाइम लग गया आज। थ्योरम है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर for every positive integer n, the automorphism of Zn is isomorphic to UN। लिख करके भैया घेरा मारो, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn हमेशा UN के कैसा रहेगा? आइसोमॉर्फिक रहेगा। लिख लिए? चलो फटाफट इसमें लिखना इसका। ये बताओ, ये बात पता है कि ऑटोमॉर्फिज्म को अगर पता करना है तो केवल और केवल जनरेटर पर उसका नेचर पता हो जाए बस, कि जनरेटर को कहां पर मैप करेगा। तो हमको इन दोनों को क्या दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। तो आप इन दोनों के बीच में एक मैपिंग लें और उस मैपिंग को 1-1 ऑन्टो और क्या साबित करेंगे? आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन उसके पहले इनकी बात करते हैं। ऑटो ऑफ Zn, अगर फाई कोई ऑटोमॉर्फिज्म है, अगर फाई कोई ऑटोमॉर्फिज्म है Zn टू Zn में, तो फाई का नेचर सिर्फ फाई ऑफ 1 के नेचर से ही पता लग जाएगा। दिखना इसी बात को। लेट माना फाई बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn, ठीक, फुल स्टॉप। चूंकि the Zn is cyclic subgroup generated by 1, ठीक, is a cyclic group, चूंकि हम जानते हैं Zn एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि 1 से जनरेट होता है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि फाई इज कंप्लीटली नोन। फाई पूरी तरह से जाना जा सकता है, कंप्लीटली नोन, इफ यदि द फाई इमेज ऑफ 1 इज नोन, ठीक, is for t belong to Zn, the phi image of t is equal to, तुमको मैपिंग पता होनी चाहिए, क्या लिखें? t into phi of 1 मॉडुलो n। अगर आपको phi of 1 पता है तो आप phi of t निकाल सकते हो हर एक t belong to Zn के लिए। क्लियर हुआ? नोट करो। ठीक, तो इसका मतलब है आपको अगर Zn के मेंबर जानने हैं तो आपको केवल फाई ऑफ 1 की चॉइसेस पता कर लेनी है कि इसकी चॉइसेस कितनी हो सकती हैं। लिखना इसी बात को। 10 अतः 10 टू नो ऑल द एलिमेंट्स, टू नो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn, we need to know, हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है, we need to know the different choices, the different choices for
द फाई इमेज ऑफ वन ओनली, केवल और केवल फाई ऑफ वन की कितनी चॉइसेस होंगी, सिर्फ ये जानने की जरूरत है। अगर आप इनकी चॉइसेस पता पा गए तो आप ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन में मेंबर कितने होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। सिंस चूंकि ऑर्डर ऑफ वन है कितना, बोलो जेडन में अगर बात करोगे तो जेडन में वन का ऑर्डर कितना होगा, एन ही होगा। सिंस ऑर्डर ऑफ वन इज इक्वल टू एन, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ वन भी कितना होगा, एन ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन तकलीफ ये है सिर्फ वो एलिमेंट जनरेटर बन सकते हैं जो एन के साथ कैसे रहे होंगे, को प्राइम रहे होंगे। इसी बात को लिख दो, लिखना बट द ओनली एलिमेंट्स ऑफ Zn, but the only elements of Zn of order n, अब यहां से एक बात तो तय हो चुकी है कि चूंकि वन का ऑर्डर n है तो अगर फाई ऑफ वन की पॉसिबिलिटी देखना चाहोगे तो ये वहीं पर पॉसिबल हो पाएगा जहां एलिमेंट का ऑर्डर कितना रहा होगा, n। तो फाई मैपिंग कहां से कहां है, Zn से Zn में है, यानी फाई ऑफ वन भी किसका मेंबर है, Zn का ही मेंबर है। तो Zn के वही मेंबर चुने जाएंगे जिनका ऑर्डर कितना है, n। लेकिन जितने भी मेंबर ऑर्डर n रखेंगे वो सभी के सभी n के साथ कोप्राइम होंगे कि नहीं होंगे, और वो सारे होंगे कहां पर, un में होंगे। क्लियर हुआ, लिखना बट द ओनली एलिमेंट्स ऑफ Zn ऑफ ऑर्डर n आर k बिलोंग टू Zn, सिर्फ वही मेंबर होंगे n ऑर्डर के, सच दैट जो इस तरह से होंगे कि जीसीडी ऑफ दैट मेंबर एंड ऑर्डर n ऑलवेज इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट फाई ऑफ 1 कैन टेक, ये ले सकता है, कैन टेक वैल्यू के वेयर, जहां पर k बिलोंग टू यू एन। ये आ तो रहा है लास्ट वाला, इसके उधर नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा कि अगर आप फाई ऑफ वन लेना चाहते हो तो फाई ऑफ वन आप वही लेना ना जिसका ऑर्डर n होगा, लेकिन फाई Zn से Zn में है तो मतलब फाई ऑफ वन Zn का वही मेंबर बनेगा जिनका ऑर्डर कितना होगा, n होगा। लेकिन Zn के वही मेंबर ऑर्डर n रख सकते हैं जिन मेंबर का n के साथ जीसीडी कितना आए, 1। और ऐसे सारे मेंबर कहां आपको मिल जाएंगे, यूएन में मिल जाएंगे। क्लियर हुआ, तो मैपिंग तय हो चुकी है अब आपकी। लिखना इसके बाद ईच ऑफ दीज वैल्यूज, ईच of these values gives rise to map, ये सभी वैल्यूज एक ऐसी मैप को पैदा करती हैं, rise to मैप सुनना कौन है, मैप है फाई ऑफ वन वैल्यू के ले रहा है, तो जिस वैल्यू को ये ले रहा है उसी को सफिक्स में लगा दो, हाँ या ना, यही तो हमने पिछली बार भी किया था। 1 की इमेज 1 गया तो फाई 1 वो अल्फा 1 बना लिया, 1 की इमेज 3 गया तो अल्फा 3 बना लिया, 1 की इमेज 5 गया तो अल्फा 5 बनाया, 1 की इमेज 7 गया तो अल्फा 7 बनाया। उसी तरह से 1 की इमेज के जा रही है तो हम क्या बना लेते हैं, फाई के। और फाई के मैप है कहां से, Zn से कहां के बीच में, Zn के बीच में। और कैसी मैप है, वेयर, जहां पर जब फाई के ऑपरेट करेगा किसको, 1 पर ऑपरेट करेगा, सॉरी 1 पर नहीं, जनरल मेंबर बोलो, जनरल टी, जब फाई के टी पर ऑपरेट करेगा तो रिजल्ट में अब तुम जानते हो ये क्या देगा, ये देगा के टी मॉडुलो एन देगा। मिल गई मैप, फाई के ऑफ टी इज इक्वल टू के टी मॉडुलो। क्लियर हुआ, नोट कर लो। ये वाला हटा सकते इधर वाला, ठीक। के के बारे में बता देना, के बिलोंग टू एन, वैसे ऊपर बताए हुए कोई जरूरत नहीं है लिखना। फॉर एनी फाई बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn, ठीक। फाई इज इक्वल टू फाई के फॉर सम के बिलोंग टू यूएन, फॉर सम के बिलोंग टू यूएन। तो इसलिए अगर आप कहते हो ना कि हमने ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn में फाई को चुना, तो ये फाई कुछ और नहीं होगा, ये फाई दिखने में फाई के होगा, जहां ये जो के लगा होगा सफिक्स में, ये कहां से आया होगा, यूएन से आया होगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट
ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन, जो आपका ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन आ रहा है, ये तुम सोचो तुमने फाई को क्या चुना था शुरुआत में, इनिशियल में देखो फाई को क्या चुना था, सबसे पहली लाइन पढ़ो, फाई बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन, यही तो लिया था। ठीक, तो जब आपने फाई को ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन लिया था, तो आज की तारीख में वो फाई यही फाई के ही बन सकता है और कुछ बन नहीं सकता, यानी एवरी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन सब के सब जा करके बैठ जाएंगे कहां पर, फाई के, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस फाई के सच दैट के बिलोंग टू यू, इक्वेशन नंबर, ये वाली बात समझ पा रहे हो तुम लोग? तुम लोग तो जरूर समझ पा रहे होगे, तुम लोगों को पढ़ाए हैं, इन लोगों के लिए एकदम नया है, जो अभी बात मैंने लिखी नहीं समझ पाए, रुको समझो। आपने क्या कहा, लेट फाइव बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड, ये आपने कहा, लेकिन जब आप फाई के बारे में पता करने लगे तो आपको यह पता चला कि फाई के लिए जो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, फाई के लिए जो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि फाई जो स्ट्रक्चर रखेगा वो स्ट्रक्चर फाई के टाइप का होगा, लेकिन ये जो के होगा, ये के कहां से आएगा, यूएन से आएगा, तो दिखने में फाई फाई के टाइप का नजर आएगा। तो सोचो अगर आपने फाई बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आपने निकाला था ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड8 निकाला था, यही तो निकाला था, आपको कितने ऑटोमॉर्फिज्म मिले थे, 4 मिले थे, कौन कौन से, अल्फा 1, अल्फा 3, अल्फा 5, अल्फा 7, यही मिले थे कि नहीं। अब हम तुमको एक बात बोल रहे हैं, फाई बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8, मैंने ये वाली बात बोली, ये 4 आपके पास है, मैंने ये बात बोली, तो ये बताओ ये जो फाई आपने चुना होगा इन्हीं 4 में से कोई एक होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, दिस फाई मस्ट बिलोंग टू दिस, इसका मेंबर इसके पास आ गया, हाँ या ना। अब आप यहां से कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म चुनो, इन्हीं 4 में से किसी एक कैटेगरी में गिरेगा कि नहीं गिरेगा, यानी इसके जो भी मेंबर चुने जा रहे हैं वो आपको नीचे मिल रहे हैं कि नहीं, दिस अपर सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, सहमत हो, क्लियर हुआ। यही बात यहां पर लिखे हैं, एक्चुअली ना ये दोनों सेट बराबर होंगे, तो अभी मैंने दिखाया दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, अब हम दिखाएंगे दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, तो ये दोनों बराबर होगा, और कम से कम इसको यहां इसका सबसेट दिखाने के लिए मुझको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है, क्यों, यहां जितने फाई के बैठे हैं हर एक एक ऑटोमॉर्फिज्म है, when every phi k is an automorphism it means every phi k must present here, so this set is the subset of this, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। क्या आपको पूरा पूरा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया, इसी को आपको यूएन के आइसोमॉर्फिक कर देना है, आई बातें समझ में, चलो लिखना, अभी समझ में तो आया ना क्यों मैंने सबसेट कह दिया। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन नोट करो, इसे नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक, अब लिखना, नाउ पाई के लिखना, नाउ बी शो दैट, नाउ बी शो दैट, अब हम ये दिखाएंगे कि फाई के इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, फाई के इज एन ऑटोमॉर्फिज्म फॉर ऑल के बिलोंग टू यूएन। अब हम ये दिखाएंगे कि यहां जितने भी यूएन में जितने भी आप के रखे हो उन सब के लिए जब जब आप फाई के को डिजाइन करोगे तो वो क्या निकल करके आएगा, एक ऑटोमॉर्फिज्म, यानी इधर का हर मेंबर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन में आ जाएगा, ठीक, लिखना इस बात को, फाई के इज 1 1, फाई के इज 1 1, 1 1 में क्या करते हैं, इक्वल इमेजेस गिव इक्वल एलिमेंट, शुरुआत करना उसी पे, फाई के ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई के ऑफ वाई, ये हम मान लेते हैं, लेट माना, इसका मतलब मैपिंग जिस तरीके से डिजाइन है ये क्या बनेगा, के एक्स मॉडुलो एन इज इक्वल टू के वाई मॉडुलो एन, लिखा जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, n इज द डिवाइजर ऑफ के एक्स माइनस के वाई, लिखा जा सकता है, लेकिन n k का डिवाइजर नहीं हो सकता, रीजन k कहां से बिलोंग करता है, un से, इट मींस k
is co-prime with n, और अगर k n के साथ co-prime है तो this implies that n is the divisor of x minus y, लेकिन x minus y अगर n का मल्टीपल है तो यानी x minus y Zn में क्या नजर आएगा? 0. This implies that x minus y is equal to 0, implies that x बराबर y, implies that phi k is 1. नोट कर लो, भारी है। यहां मुझको इसलिए ज्यादा मेहनत पड़ रही है ना, ग्रुप थ्योरी में तुम लोग यही चीज पढ़े नहीं हो। परमुटेशन तक तो चलो ठीक है, हो गया, इसके बाद वाला नहीं पढ़ेगा। कोई नहीं, अभी तो इन लोगों को छुट्टी होकर सुबह बुलाएंगे ना, तो वहां पे खींच लेंगे। सवाल इस बार बहुत कराने नहीं, इस बार मैक्सिमम तुम लोग मेहनत करोगे। हम चलेंगे अगले चैप्टर में। क्या ऑन्टो दिखाना पड़ेगा? फाइनाइट सेट की बात है, तो फाइनाइट सेट पर 1 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑन्टो। ठीक, उस बात को हम लोग सीधे लिख देते हैं। ये लिख लो तो है, बोल दें हम लैंग्वेज, हेडिंग डाल देना, फाइ के इज ऑन्टो। लिखना, इट इज मैपिंग ऑन फाइनाइट सेट सो मस्ट बी ऑन्टो, सो 1 1 इंप्लाइज ऑन्टो। ठीक, इट इज मैपिंग ऑन अ फाइनाइट सेट, so 1 1 implies onto. It is mapping on a finite set, so 1 1 implies onto. ठीक, अब आखिरी बचा कौन सा? ऑपरेशन प्रिजर्विंग। लिख देना, फाइ के इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग, फाइ के इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग। चलो भैया, इनको दिखाना, लिखना है फाइ के ऑपरेटेड ऑन x एडिशन मॉडुलो n y इज इक्वल टू कितना? k टाइम्स ऑफ x एडिशन मॉडुलो n y और फिर कितना? मॉडुलो n लिखा जा सकता है, एंड दिस इज इक्वल टू k x एडिशन मॉडुलो n k y मॉडुलो n और इसको लिख सकते हैं k x मॉडुलो n फिर एडिशन मॉडुलो n के वाई मॉडुलो n लिखा जा सकता है, एंड दिस इज इक्वल टू ये, अब इसको क्या लिखें हम लोग? फाइ के ऑफ x और एडिशन मॉडुलो n फाइ के ऑफ y, बस इंप्लाइज दैट फाइ के इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग, फाइ के इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग। और इतना हो गया तो यानी दिस इंप्लाइज दैट फाइ के इज बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn। ये क्या बन गया? एक ऑटोमॉर्फिज्म बन गया, किसके लिए? फॉर ऑल के बिलोंग टू Un, यानी दिस इंप्लाइज दैट द कलेक्शन ऑफ फाइ के सच दैट द कलेक्शन ऑफ फाइ के सच दैट के बिलोंग टू Un इज सबसेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 से कुछ मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn is equal to collection of phi k such that k belong to U। क्योंकि जब तक आपको सेट नहीं पता होगा ना, तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि आप मैपिंग कैसे लोगे, जिसको आपको आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। अब तुम्हारा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn आ चुका है, UN के साथ तुम्हें इसको आइसोमॉर्फिक दिखाना है, और काम मेरा हो गया कि एवरी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn इज आइसोमॉर्फिक टू द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn आइसोमॉर्फिक टू UN। कितने तक पहुंचे? बस बच्ची 2 मिनट में मैपिंग डिजाइन करते, बस उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। पता है आज तुमको अकेले ऑटो पकड़ना है, भागते भागते जाना है।
दोनों दिन साथ में ऑटो पकड़ती हो, अकेले पकड़ना पड़ता है? अकेले अकेले। अच्छा, ये ऐसा वाला है अपोजिट डायरेक्शन, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल। मिटाया जाए, दोनों लोग अपना घर ना पास पास कर लो, या तो एक तो अंदर से रास्ता खोल लो। मिटाए, हो तो गया था ना। चलो लिखना, नाउ वी शो दैट, नाउ वी शो दैट, अब हम ये बात दिखाएंगे। नाउ वी शो दैट, पता है तब तक आप आइसोमॉर्फिज्म नहीं दिखा सकते जब तक आपको दोनों सेट के बारे में ना पता हो कि इनके एलिमेंट कौन होंगे। मेरे को यूएन पहले से पता था, यूएन कौन होता है। जैसे आप U5 की बात करो तो U5 में कौन आएगा, 1 2 3 4। आप U8 की बात करते हो तो 1 3 5 7। लेकिन आपको अब तक ऑटो ऑफ जेडन कौन आएगा वो नहीं पता था, अब आपको पता है। क्या पता है? यूएन के मेंबर जो लिखे गए हैं ना, यूएन के मेंबर जो लिखे गए हैं उन्हीं मेंबर को सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करो। जैसे अगर यूएन का कोई मेंबर मान लो आई लिखा गया है, तो इधर ऑटो ऑफ जेडन में आप मैपिंग बनाओ क्या, अल्फा आई। और मैपिंग आप कैसे बनाओ कि व्हेन अल्फा आई ऑपरेटेड ऑन टी, रिजल्ट विल बी आई टी मॉडुलो। अब आपको इसके ऑटो ऑफ जेडन के मेंबर पता लग गए कि नहीं? अब आप इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म, क्लियर हुआ? दो घर के बीच में रिश्ता तब तक नहीं जोड़ सकते हो जब तक दोनों घर के मेंबर के बारे में साफ सुथरी बात ना पता हो। लिखना, now we show that the automorphism collection of all automorphism of Zn is isomorphic to Un। for this, इसके लिए for this, दोनों के बीच में एक मैप लो। for this let माना psi be the mapping from automorphism of Zn to भूल गए Un, defined as, दिमाग बंद हो जाता है, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है? व्हेन साई ऑपरेटेड ऑन, इसके मेंबर अब दिखने में कैसे हैं? फाई के टाइप के। लेकिन बताओ ये के कहां से आया है? यूएन से ना। तो ये फाई के लिए उसी के को चुनेगी जिसके के लिए बना है। सहमत हो? गड़बड़ाए? जैसे हम साई ऑपरेट भाई, इधर किसका कलेक्शन है? मैपिंग का कलेक्शन है। इधर किसका कलेक्शन है? नंबर का कलेक्शन है। लेकिन ये जो मैपिंग बनी है इसी के नंबर को तो देख करके बनी है, तो हम क्यों दूसरी जगह मगजमारी करें? हम यही काम करें भैया, जिस नंबर के लिए जिस सफिक्स के तौर पे आप बने हो ना, वहीं आपको ले जाकर के मैप कर देंगे। जैसे अगर U8 की बात होती तो U8 में साई इमेज ऑफ अल्फा 5 क्या ले रहे होते? 5। साई इमेज ऑफ अल्फा 7 क्या ले रहे होते? 7। क्यों हम दूसरी जगह पर जाएं? क्लियर हुआ? फॉर ऑल phi k belong to automorphism of Z। नोट करो, इसी मैपिंग को 1 1 onto आइसोमॉर्फिज्म दिखा दो, होमोमॉर्फिज्म दिखा दो, काम खत्म। लिखो साई इज 1 1, लिख देना साई इज 1 1, पहली हेडिंग, फटाफट कर लो, काम खत्म है। साई इज 1 1। चलो कैसे करेंगे? लेट इमेज बराबर मानो, लेट द साई इमेज ऑफ फाई के, ठीक, इज इक्वल टू साई इमेज ऑफ फाई एस, ठीक, फॉर फाई के कॉमा फाई एस बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn, ठीक। ये इसको कहां मैप करेगा? के पर, और ये इसको कहां मैप करेगा? एस पर, ठीक। और दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, अगर के और एस बराबर है तो दोनों नंबर आपस में बराबर हो गए कि नहीं? और अगर दोनों नंबर आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब फाई के जब 1 पर ऑपरेट करेगा और फाई एस जब 1 पर ऑपरेट करेगा तो बराबर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ पाए? के और एस दोनों नंबर बराबर है, तो चाहे आप लिखो फाई के ऑपरेटेड ऑन 1 और चाहे आप लिखो फाई एस ऑपरेटेड ऑन 1, बात तो आपने एक ही कही है, क्योंकि के और एस अलग अलग नहीं बल्कि दोनों कैसे हैं? सेम टू सेम है। अच्छा, अब सोचो अगर जनरेटर पर फाई के का असर जो है, जनरेटर पर फाई एस का असर भी वही है, तो इसका मतलब ये फाई के फाई एस मैपिंग अलग अलग नहीं बल्कि कैसी है? सेम। क्योंकि जनरेटर पर ये मैपिंग, ये वाली मैपिंग जनरेटर को जहां भेजेगी बाकी को उसी के अकॉर्डिंग ही तो भेजेगी। ये वाली मैपिंग फाई एस जनरेटर को जहां भेजेगी बाकी को उसी के अकॉर्डिंग भेजेगी। और मेरे को अब एक बात पता चल चुकी है, कौन सी?
कि फाई के और फाई एस ये दोनों जनरेटर को सेम जगह पर भेज रही हैं, दोनों की इमेज बराबर आ रही है। क्लियर हुआ? तो बाकी लोगों को भी डिफरेंट भेजने वाली नहीं है, तो मैपिंग फाई के इज इक्वल टू मैपिंग फाई एस। क्लियर हुआ कि नहीं? लिखना phi k of 1 is equal to phi 1. This implies that phi k is equal to phi s. Implies that, सोचो क्या मिला, इक्वल इमेजेस गिव इक्वल एलिमेंट, phi is 1. ये वाली बात समझ तो आ रही है ना, ये दो लाइन जो मैंने लास्ट में लिखी है। अच्छा, ऑटो ऑफ जेडन कभी इनफाइनाइट सेट तो होगा नहीं, वो हमेशा कैसा होगा, फाइनाइट। तो फाइनाइट पर अगर 1 1 है तो क्या होगा, ऑन्टो, सीधे लिख दो ना, psi is onto, psi is onto, since it is 1 1, it is 1 1 on a finite set, on a finite set, so must be onto, so must be onto. अब एक चीज हम तुमसे उम्मीद करें, तुम हमको ऑपरेशन प्रिजर्विंग खुद से करके दिखा दोगे कल? ऐसी उम्मीद करें कि ऑपरेशन प्रिजर्विंग कर सकते हो। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन हम एक उम्मीद करें कि ऑपरेशन प्रिजर्विंग कर पाओ एक बार खुद से। अगर हो गया ना तो वही एक आखिरी लाइन होगी ऑपरेशन प्रिजर्विंग, उसके बाद लास्ट लाइन वही लिख देना, सो ऑटो ऑफ जेडन इज आइसोमॉर्फिक टू। क्लियर हो जाएगा, बस इतने पर हो। नहीं आएगा तो पूछना, तब बताते हैं।